Hello friends, this is Rishabh in front of you. I am special educator और वेलकम टू माय चैनल दिव्यांगजन ट्यूटोरियल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बच्चों की जो सबसे ज़्यादा लर्निंग में जो बाधा डालते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है, जो मैंने बताया था बच्चों बहुत बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, और एंजाइटी का भी एक पार्ट है, वो है सब जिसे कह सकते हैं चिंता का विषय, वो है बच्चों की गलत आदत, गलत व्यवहार, ठीक है। और वो गलत व्यवहार यानी प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या हैं मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो प्लीज़ लास्ट क्लास को देख लें, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ करी है। उसमें मैं आपको बता दूं, मैंने छोटा सा बताया कि प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर्स एक्चुअल में क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है। क्या कई लोग क्या करते हैं कि किसी एक्टिविटी को या किसी कंडीशन को जोड़ देते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर से। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया एग्जांपल देके, जिसमें हम बच्चे को खाना नहीं खिला रहे हैं और वो बच्चा चिड़चिड़ा रहा है और बात नहीं कर रहा है या इधर उधर खाने को देख रहा है, तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई करेगा। तो प्लीज़ मैंने सारे चीज़ डिस्कस करी है, मैं हर चीज़ दोबारा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट क्लास को देख कर आएँ, देन ये क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम बिहेवियर्स की बात, क्या होते हैं लास्ट क्लास में आपको पता लगा। अब मैंने बात की थी कि मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा मैनेजमेंट के ऊपर, इनका व्यवहार का प्रबंधन, कैसे बच्चों के प्रॉब्लम बिहेवियर पे काम किया जाए, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उसको सुधारा जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम बिहेवियर्स का मैनेजमेंट, ठीक है, तो प्रॉब्लम बिहेवियर्स में टोटल 6 टेक्निक्स होती हैं। तो फर्स्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट 3 तो इंपॉर्टेंट है ही, जो कि हम यूज़ करते हैं। लास्ट 3 का ये है कि हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता है, बट टेक्निकली जो 3 टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, या कह लो हमारे जिसने भी ये सिलेबस बनाया, जिसने भी टेक्निक्स बनाई हैं, वो इनको बहुत सोच समझ के इसने मतलब बुक्स में डाला है। अब बट हमें तो प्रैक्टिकली काम करना है ना इस पर, तो प्रैक्टिकली काम करने के लिए हमें देखना है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें टेक्निकली कहीं लिखना है या एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जैसा कि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ और हर बार बता रहा हूँ कि ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ, उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चे लो IQ के हैं या स्मॉल हैं, और वो प्रैक्टिकली कैसे काम करें अपने बच्चे पर, क्या उनकी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो मैं बताता हूँ। देखो, पहला होता है इंटरवेंशन। ये इंटरवेंशन है, जैसे DRO होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर, यानी कि आपको उन बिहेवियर का डिफरेंशिएट करना है, उनको निकालना है जो उनका अदर बिहेवियर है। जैसे कोई बच्चा अदर बिहेवियर, जैसे अदर मतलब कोई दूसरा अन्य व्यवहार करता है, इसमें लिखा है रीइंफोर्सेस द एब्सेंस ऑफ द मिस बिहेवियर फॉलोइंग ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे अब इसका देखो हम जो यूज़ कर सकते हैं वो सेल्फ स्टिमुलेशन, यानी खुद की प्रेरणा से वो खुद सेल्फ स्टिमुलेट करना सीखे। नॉन कंप्लेंस बहुत जरूरी है, यानी वो ऐसा व्यवहार हो, मतलब ऐसा वो परफॉर्म कर रहा हो कि वो किसी के कंप्लेन में ना आए, कि आप उस टेक्निक को यूज़ तो कर रहे हो पर उसकी कंप्लेन है या उसका एक ड्रॉबैक निकल रहा है या किसी को पसंद नहीं आ रहा है, वो भी देखना। मैनेजमेंट आपको इन्वायरमेंट को देखकर और बच्चे को देखकर करना है, ठीक है। अगर टीचर कर रहा है तो थोड़े पेरेंट्स के कंसर्न को भी ध्यान में रखेगा, पेरेंट्स की सोच को भी ध्यान में रखेगा, और कोई स्कूल में काम कर रहा है या कोई क्लिनिक पे काम कर रहा है तो उसके बिहाफ को देखकर काम करेगा। नॉन कंप्लेंस रखेगा, उसको थ्रोइंग या ग्रैबलिंग, यानी कोई सामान फेंकना या उसके लिए भी मतलब मिस बिहेवियर के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीइंफोर्सेस द एब्सेंस ऑफ द मिस बिहेवियर। जैसे एक बच्चा क्लास में आता है कोई भी पार्टिकुलर, तो वो क्या करता है, बच्चा तेज़ी से चिल्लाने लग जाता है या शोर मचाने लग जाता है, तो क्या होगा कि इसमें ये तो एक प्रॉब्लम बिहेवियर हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा जब वो कोई आएगा क्लास में तो वो क्या करेगा, या फिर वो कोई क्लास में आता है तो बार बार नमस्ते करने लग जाता है, बार बार उसको राम राम या कुछ भी ग्रीटिंग वर्ड्स बोलता है, उसको बार बार इनएप्रोप्रिएट बोलता है। तो हम क्या करेंगे, उससे उस वक्त तो वर्बली डांट देंगे, उसको थोड़ा सा समझा देंगे कि ऐसा नहीं करना है। जैसे ही वो क्या करेगा, वो इस बिहेवियर, जैसे ही कोई आया उसने बार बार नमस्ते नहीं करा या एक बार ही करा या एक ही बार ग्रीटिंग वर्ड्स बोला वो जो बोलना था उसको, या वो बिहेवियर नहीं किया, तो हम उसके लिए उसको रीइंफोर्स करेंगे, कहेंगे अरे वाह, आज तो इस बच्चे ने, जो भी नाम है उसका XYZ, इस बच्चे ने ये काम नहीं किया, इसके लिए तालियां बजाओ। तो
तो हम उसको ताली बजाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है या जो मेन यूज़ करनी है, बच्चा देखो पहली बात तो बच्चा रीइंफोर्समेंट सबसे अच्छा है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। मैंने लास्ट अपनी क्लास में रीइंफोर्समेंट के भी टैब्स बताए हैं और रीइंफोर्समेंट को कैसे यूज़ करना है, मोटिवेशन, उसमें भी वीडियो वो भी देख सकते हैं आप। तो रीइंफोर्समेंट में क्या है कि बच्चा प्राइमरी यानी कि फूड से रिलेटेड, तो बच्चे को टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट जो आपको लगता हो कंपेटेबल है, उसके लिए पसंद है, ठीक है, वो उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया कि हमें रीइंफोर्स करना है बच्चों को, कैसे भी करना है, चाहे प्राइमरी ले चाहे सेकेंडरी, मोस्टली सेकेंडरी ही लिया जाए क्योंकि हर बच्चे को हम प्राइमरी रीइंफोर्स नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम फिर आदत बिगाड़ रहे हैं ना बच्चे की, ठीक है। तो क्या होगा कि हम बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं एक टॉफ़ी देके, और आप बच्चे ने आज तो नहीं दिया, या बच्चा कोई आता है ना, उसका एक फ्रेंड आता है तो वो उसको गाली देता है या वो उसको उठ के गले मिलने लग जाता है, तो क्या होगा जिस दिन वो ये काम नहीं कर रहा उसमें हम उसको टॉफ़ी देंगे, अरे वाह, या उसको रीइंफोर्स करेंगे, अरे तालियां बजाओ उसके लिए, तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, उससे समझ में आएगा कि हाँ मैं ये बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लोग टीचर लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और इन्वायरमेंट मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो ठीक है। ये तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। कोई भी मिसबिहेवियर हो उसका अब्सेंस हो रहा है, चाहे वो अगर वो लिखने में मिस्टेक करता है और वो उस वक्त नहीं करा, तो हम उसी वक्त इमीडिएटली उसको रीइंफोर्स करेंगे, कहेंगे वाह आप तो ए इतना गलत बनाते हो, आपने कितना सुंदर ए बनाया है, या कितना सुंदर आपने ये वर्ड लिखा है, मान लो उसने वर्ड लिखा APPLE एप्पल, ठीक है, वो एप्पल पहले गलत लिखता था, यानी कि वो उसका मिसबिहेवियर था, वो जान के भी गलत लिखता था या हर बार गलत लिखता था, तो क्या होगा इसमें वो गलत नहीं लिख रहा है तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। कोई भी बिहेवियर हो, ठीक है, रिलेटेड, पर सीधी बात है वो फंक्शनली वो होगा, वो बिहेवियर पर के तौर पर होगा, तो वो गाली देना हो गया या किसी को बेवजह किसी गंदे नाम से बुलाना हो गया या किसी बार बार चिपकना हो गया, तो इस बिहेवियर के अब्सेंस होते ही या इस बिहेवियर के कम होते ही आप उसको रीइंफोर्स करेंगे। तो ये तो हो गया DRO, जिसमें आप उसके अदर बिहेवियर यानी उसका दूसरा बिहेवियर कर दिया, ठीक है। ये हमने उसको एक और ये एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, ठीक है, हर बार नहीं करेंगे। जैसे हम देख लेंगे कि ये चीज़ हो गई है तो हम आगे बढ़ाएंगे बच्चे को, ठीक है, फिर अदर बिहेवियर, फिर उसके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अब आता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसमें क्या करेंगे कि हम बच्चे के उस पार्टिकुलर मिसबिहेवियर को छोड़ देंगे और उसके एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे। जैसे बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छी ना बुनाई कर लेता है या बहुत अच्छे साफ सफाई कर लेता है, मान लो अपने घर की क्लीनिंग कर लेता है या स्कूल में पड़े डेस्क का ना बहुत अच्छे से साफ कर लेता है अपने आप ही, रबड़ वगैरह या जो शॉर्पनर वगैरह या जो भी ज्योमेट्री का सामान है या कुछ मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से करता है। इवन कई बार टीचर्स लोग कहते हैं ये इवन मैं नहीं कर पाता, इस बच्चे ने बहुत अच्छा कर दिया, तो यहाँ पे उसके एप्रोप्रिएट बिहेवियर को दोबारा से उसी बिहेवियर को दोबारा से बढ़ाना है। यानी मान लो अगर वो टेबल साफ कर लेता है तो हम उससे कहेंगे कि आप ये वाली चीज़ साफ करो या ये वाली चीज़ पे काम करो, या हम उसको बढ़ा देंगे, उसके एप्रोप्रिएट बिहेवियर बढ़ाएंगे, मिस बिहेवियर को एक साइड करके चलेंगे। क्या पता उसके एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे काम करने पर, उसको रीइंफोर्स करने पर उसका क्या पता जो मिस बिहेवियर कर रहा है, क्या पता बच्चा बार बार कोई बच्चा बाहर से आता है उसको देखता है और उस पर ज़्यादा उस पर फोकस डालता है, पर हम क्या करेंगे उसके इस बिहेवियर को इतना बढ़ा देंगे कि वो उसका बिहेवियर अपने आप कम होने लग जाएगा। ये चीज़ होती है बच्चों के साथ प्रैक्टिकल, अगर आपने काम करा हो या ये चीज़ देखी हो और आप करना, इस चीज़ को प्रैक्टिकली और बहुत प्रायोगिक तौर पे यूज़ करना है। पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स तो यूज़ करते ही हैं, स्पेशल एजुकेटर्स का तो है ही ये काम, उनको बताया जाता है ये काम करने के लिए और बाकायदा वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो पेरेंट्स खुद इस चीज़ पर काम करें बजाय उनको, मैंने आपको बताया पनिशमेंट के। पनिशमेंट इज़ द लास्ट स्टेज, मैंने आपको बताया था जो बिहेवियर मैनेजमेंट में आती है, पनिशमेंट इज़ द लास्ट स्टेज, मैं उस पर बात करूँगा लास्ट में। और उसमें भी मैंने बताया था बीटिंग अलाउड नहीं होती है। बीटिंग यानी मारपीट बच्चे के लिए बिल्कुल मना है, उसके मनोवैज्ञानिक विकास के लिए बहुत बेकार है बीटिंग, वो उससे बच्चा ढीठ हो जाता है और बच्चे का विकास जो है साइकोलॉजिकल रुक जाता है या कह लो कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो प्लीज़ बीटिंग्स नहीं करनी है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ। तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है, उसको बढ़ाना है। कोई भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे वो किसी को नमस्ते करता है या किसी को क्या आने पर हमारे जैसा संस्कार है कि
फीट टच करना, अपने दादा दादी के, अपने एल्डर्स के, और सबको गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून वगैरह कहना। तो इस बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करेंगे, बजाय इसके कि वो किसी के या चीखता है। मान लो हर उसकी आदत है हर 5 मिनट में अगर उसको बोला जाता है ना कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, आप तो रुक गए, और वो चीखता है इस काम पर या मतलब एग्रेशन दिखाता है, तो आप उसके इस बिहेवियर को थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे और उसके एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तारीफ करेंगे। मान लो वो अच्छा काम कर रहा है तो हम कहेंगे अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, उसको उस वक्त के लिए डांट देंगे, अरे चीख क्यों रहे हो आप, ये काम क्यों कर रहे हो। फिर आप कहेंगे अरे वाह आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, अब तो इस पर ध्यान दो। हम इग्नोर ले जाएंगे, उसको किसी और दिशा में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात DRI की। अब आता है DRI। DRI देखो क्या होता है, DRO प्लस DRA दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है DRO प्लस DRA। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पे और फंक्शनल तौर पर, ठीक है, प्रायोगिक तौर पर कह सकते हैं कि इनकम्पैटिबल विद इनएप्रोप्रिएट। इनकम्पैटिबल मतलब वो उसके विरोध में, जस्ट अपोजिट जा रहा हो। ठीक है, उसके अपोजिट जा रहा हो जो वो बिहेवियर करता है, जो वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है। जैसे क्या, बच्चा क्या करता है कि किसी पार्टिकुलर बच्चे से लड़ाई करता है, उसकी उससे नहीं बनती है, और वो उसको गाली देता है, वो उसको चिढ़ाता है, तो हम उससे ये क्या कहेंगे कि उस बच्चे के साथ उसको हम खेल खिलवाएंगे। उसको मान लो उसी के टीम में हम जैसे कोई गेम खिलवा रहे हैं, टीम वाला, क्रिकेट वाला खिला रहे हैं या वॉलीबॉल वाला खिला रहे हैं, या हम जो एक पोसम वाला गेम खेलते हैं उसमें उसी की टीम में रख रहे हैं उसको, और उससे कह रहे हैं ये आपका साथी है, ये आपकी मदद करेगा। तो ये क्या, ये उसके जस्ट विरोध में जा रहा है। वो बच्चा उससे चिढ़ता है या कह लो उसके विरोध में रहता है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं बनती, बट हम उसको उसी की टीम में डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे बिहेवियर, जो चीज जो हमारी उस बच्चे के फेवर में नहीं जा रही थी, अब क्या जो मतलब उसके फेवर में नहीं जा रही थी, अब वो फेवर में आएगा। यानी कि वो अपने क्रिकेट में क्या कहेगा, जैसे मान लो क्रिकेट गेम खिला रहे हैं जो कि बहुत फेमस गेम है, या मान लो हॉकी या फुटबॉल खिला रहे हैं, तो हम उसको उसका पार्टनर, तो उसका वो कहेगा, उसके प्रति हम कहेंगे आपको ये पार्टनर है, आपकी मदद करेगा। तो उससे कहेगा अरे भाई तू एक काम कर, हमारे टीम को इतने रन चाहिए, तुझे ये काम करना है, या हमारी टीम को तेरी मदद चाहिए। तो क्या होगा, उसके बिहेवियर, फिर हम उससे कहेंगे आप उससे हैंडशेक करो क्योंकि आपकी टीम में है, आपका लीडर है, आपका साथी है। तो वो क्या होगा, वो उससे शेक हैंड करेगा, वो उसकी चीज़ को समझेगा। तो दोनों में आपस में ये चीज़ हम प्रैक्टिकली हमने बच्चों के साथ कराते हैं, हुई भी है कि जो बच्चा जिसके साथ ज़्यादा लड़ रहा था वो उसी के साथ काफ़ी मेल खाता है जब वो खेलने के दौरान होता है या किसी पार्टनरशिप में रख लिया जाता है, हैं। तो ऐसा ही हमें एजुकेशनल लाइन में भी उसको यूज़ करना है कि क्या करना है कि अरे आप दोनों को ना, ये दोनों मिलके काम है ना, ये ड्राइंग वाला आपको दोनों को मिलके काम करना है, या कोई भी काम दे रहे हैं, कोई भी XYZ, अगर वो अकेडमिक पे आता है तो अकेडमिक कैसे जोड़ना है ये आपका अपना दिमाग है। ये पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को किस तरीके से जोड़ना है ये आपकी अपनी प्रैक्टिकल फील्ड है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। ये चीज़ मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग है। ठीक है, आप कैसे जोड़ते हो ये चीज, बट ये है कि आपको टेक्निक जाननी है कि कैसे इस बिहेवियर, कैसे बच्चे के जो बिहेवियर है, जो उसका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो मान लो उस बच्चे के, क्या पता वो उस बच्चे के साथ है ना इतना जेलस फील करता है कि वो उसको कोई चीज़ देना पसंद नहीं करता है। तो क्या होगा, हम जो भी चीज़ लाएंगे उसके बैग में रख देंगे, या उसको कह देंगे, हम कहेंगे इससे पहले शेयर करके खाओ फिर हम आपसे काम करेंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको शेयर करके खाना होगा। तो क्या होगा, हम दोनों की शेयरिंग करवाएंगे, कहेंगे ये आपसे बहुत अच्छा है, ये आपकी चीज़। या फिर मान लो उस बच्चे की खुद की शॉप है या खुद का काम है, हम कहेंगे आप उसकी दुकान से ये सामान खरीदो और उसको शेयर करके खाओ। तो क्या होगा, आपस में एक मेल बनेगा, इससे बच्चे का बिहेवियर सुधरेगा। ठीक है, ये 3 टेक्निक हो गई, और ये हमेशा सेल्फ स्टिमुलेशन तो होता ही है हर बच्चे का, खुद से प्रेरणा आती है जब बच्चा कुछ चीज़ सीख रहा होता है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, इसमें एक सेल्फ मोटिवेशन भी वर्ड ऐड कर सकते हो आप, एक सेल्फ मोटिवेशन वर्ड ऐड कर सकते हो, सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेट हो गया तो बच्चा, आप यकीन मानिए, मैंने अपनी फील्ड में सेल्फ मोटिवेटेड बच्चों को बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते हुए देखा। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड अंदर से है कि हाँ अरे मैंने तो बहुत अच्छा करा, अच्छा मैं दोबारा करके दिखाऊं, वो खुद बोलते मम्मी मैं दोबारा करूं, मेरे को ना एक बार और करना है, तो हम कहते हैं हाँ दोबारा करो, हमें तो चाहिए यही, हमें तो बच्चे का इंप्रूवमेंट चाहिए, चाहे बच्चा सेल्फ मोटिवेट होकर करे या किसी के द्वारा मोटिवेट है, चाहे वो रीइंफोर्स से मोटिवेट ले रहा है या वो एनवायरनमेंट से मोटिवेशन ले रहा है, किसी भी तरीके से मोटिवेशन ले रहा है, मोटिवेट हो रहा है, और सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत सबसे अच्छा होता है, वही डेवलपमेंट में हमारे काम करता है। यदि हम अंदर से मोटिवेटेड हैं तो हमें सीधी सी बात है, हमारा डेवलपमेंट होना बहुत तय है।
चाहे हम लो आईक्यू के या कह लो स्मॉल बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे, ये हमारी रियल लाइफ में भी है। यदि हम खुद से अंदर से पूरा दृढ़ विश्वास के साथ और अंदर से प्रेरित है ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। आपको कैसे करना है, आप बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन करा सकते हो, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हो। आपके वर्बल प्रॉम्प्ट से, आपकी बार बार तारीफ करने से उसके अंदर ये चीज़ जरूर आएगी। ये उसके अंदर जो बीज है ना, वो आप टीचर्स को, पेरेंट्स लोगों को डालना है। तो ये 3 टेक्निक्स तो हो गई। आपको कैसे यूज़ करनी है, अगर आपको जैसे लगता है कि आपका कोई बच्चा पार्टिकुलर बिहेवियर करता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको कोई पार्टिकुलर बिहेवियर के बारे में पूछना है कि ये बिहेवियर सुधारना है और मुझे इस पर काम करना है, तो पेरेंट्स लोग या एजुकेटर्स लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं कि क्या होगा। मैं आपको हर एक बंदे का कमेंट और हर बंदे की हेल्प करूंगा, यदि वो आते हैं और कमेंट करते हैं कि हाँ मुझे अपने बच्चे के ये बिहेवियर पे काम करना और ये कैसे भी करके सुधारना है और मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, यदि आप टेक्निक को अच्छे से फॉलो करोगे। ठीक है, तो टेक्निक को अच्छे से फॉलो करना है, पेशेंस रखना है, एक वक्त पे आके पीछे नहीं हटना है कि नहीं अब तो नहीं हो रहा है, नहीं अब ये सुधरेगा नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये चीज़ ना डालें बच्चे के पीछे। मैंने आपको क्या बोला पूरी क्लास में, जब मैंने ये वाली क्लास ली थी बिहेवियर प्रॉब्लम्स की, बच्चे के पीछे पड़ जाना है आपको। बहुत शॉर्ट में बताऊं, इस पूरे को मैं एक ही वर्ड में ख़त्म करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ आपको बच्चे के पीछे पड़ जाना है। सिंपल सी बात है, आपको बच्चे के पीछे पड़ जाना है और बच्चे के पीछे पड़ते ही आप देख लेना कि आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, बट हार नहीं माननी है। तो आओ आगे की 3 टेक्निक और डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया था कि DRO, DRI और DRA। ठीक है, तो हमने ये 3 टेक्निक डिस्कस कर ली थी। मैंने बताया था आगे की 3-4 टेक्निक और डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं, देन बची 2 वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे के बिहेवियर को सुधारने के लिए हमें ये करना है। तो बच्चे के बिहेवियर पे हम ये बात करते हैं, एक टेक्निक आती है टाइम आउट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो टाइम आउट में क्या होता है कि हमें इसमें क्या करना होता है, बच्चा यदि कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा क्लास में बैठा है, हम उसे पढ़ा रहे हैं ABCD, हम वर्बली ABCD सुना रहे हैं, हम बच्चे को ABCD या रिवाइज करा रहे हैं, हम बच्चे से पूछ रहे A फॉर एप्पल, या फिर बच्चा जो एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, जो भी है बच्चा डिपेंड करता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम बिहेवियर हर किसी में नहीं होती है। और ये मैं आपको डिस्कस करना भूल गया, सॉरी। ये जो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है वो हाइपर बच्चों में होती हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ADHD। ऑटिस्टिक बच्चों में तो ये ज़्यादातर मिलती है ज़्यादातर। ठीक है, बट ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ हाइपो भी होते हैं, मतलब एक तो हाइपर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव का जस्ट उल्टा, बिल्कुल स्लो डल। ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम बिहेवियर है, पर वो प्रॉब्लम बिहेवियर तब है जब वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके लिए केवल मोटिवेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं हाइपर एक्टिव बच्चे, क्योंकि वो एक्टिविटी बहुत ऐसी करते हैं कि उनको रिलाइज कराना पड़ता है। तो कोई बच्चा क्या कर रहा है, ABCD हम रिवाइज करा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, या काका का हम उसे पढ़ा रहे हैं, या कोई पोएम सुना रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उस बीच में तेज़ी से चीख रहा है या उल्टा जवाब दे रहा है, या कह लो जो हम पूछ रहे हो जस्ट उसके अपोजिट कर रहा है। जैसे A फॉर एप्पल ना बता के A फॉर डॉग बता रहा है, या का से कबूतर ना बता के का से बोल रहा है खरगोश, या उल्टा, मतलब जो भी मतलब इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्रकार की चीज़ें हैंडल होंगी इसमें। एक तो हम बच्चे को बाहर कर देंगे क्लास से, चाइल्ड इज रिमूव फ्रॉम रीइंफोर्सिंग इवेंट्स, वहाँ से उसको इवेंट से, यानी जहाँ पर वो हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, रीइंफोर्सिंग ही हो रहा है सारा काम, कि हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं उसी में। जब हम बच्चा पढ़ता है तो अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो उस इन्वायरमेंट से हम क्या कर देंगे, क्लास जैसे रूम बड़ा है मान लो, तो रूम में तो उसको एक कोने में बिठा देंगे, या रूम बड़ा नहीं है तो जस्ट क्लास के बाहर करके खिड़की पे और एक सीट दे देंगे उसके, यहाँ पर बैठ और देख। तो क्या हुआ, उस बच्चे को हम, और उसके सामने ही जो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होगा, जो हम बच्चा जैसे हम ABCD पढ़ा रहे हैं, बच्चा ABCD का जवाब रिप्लाई अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे 4-5 बच्चे, तो हम चारों बच्चों को एक प्राइमरी इन्फोर्समेंट देके सामने वाले को, जिसे कहते हैं चिढ़ाएंगे, उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसको एहसास दिलाएंगे कि जो तुम कर रहे थे वो गलत था।
ये जो बच्चे कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और इसलिए हमें ये रिवार्डेड हो रहे हैं, यानी इसलिए पुरस्कारित हो रहे हैं। ठीक है, हम इस बच्चों को क्यों रिवार्ड दे रहे हैं, कि इन बच्चों को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, इन बच्चों के लिए ताली क्यों बजवा रहे हैं। मान लो हम बच्चों के लिए ताली बजवा रहे हैं, 4-5 बच्चों ने अच्छा करा, तो उस बच्चे को रियलाइज होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला है ना, चाइल्ड मस्ट वर्बलाइज, यानी वो आके पूछे कि मुझे बाहर क्यों निकाल दिया गया आपने, जब वो इवेंट देख रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो पूछ रहा है। या फिर बच्चा अगर स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर है या इम्पेयर्ड लैंग्वेज है, या बच्चा बोल नहीं पा रहा है, नॉन वर्बल है, तो बच्चे को रियलाइज होगा। तो अगर इस चीज़ को हमें काफ़ी लंबे वक्त तक फॉलो करना है कि बच्चा एक वक्त पे आके रियलाइज हो जाए और वो धीरे धीरे इस बिहेवियर को कम करने लग जाए। क्या पता अगली बार वो चिल्लाए ना, या अगली बार जैसे मान लो वो हर वर्ड पे या हर बार चिल्ला रहा था, हर 5 मिनट के 2 मिनट के अंदर चिल्ला रहा था, वो आप 10 मिनट में चिल्ला रहा है या 5 मिनट के बाद चिल्ला रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमने कम करी ना, धीरे धीरे कम होगा, एक साथ काम नहीं होगा। आप ये सोच लो एक साथ ही कुछ काम हो जाए, तो ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने उस बच्चे के साथ कर दी। इसमें हम नॉन एक्सक्लूसिवरी यानी में सिट एंड वॉच, यानी हमने केवल उसको बाहर बिठाया और उसको कहा कि देख, ठीक है, ये तो हो गया। कई बच्चे इतने ढीठ होंगे, इतने मक्कार होंगे, या कह लो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होंगे कि वो इस चीज़ पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया नॉन कंप्लाइंस, ये जो हम ये टाइम आउट करें, नॉन कंप्लाइंस होना चाहिए, ऐसे बिहेवियर के लिए यूज होना चाहिए कि इसकी सम्मति हो इन्वायरमेंट को और पेरेंट्स लोगों को, जैसा मैंने पहले बताया। और इसका मतलब आपको मैं अभी जो मैंने पीछे डिस्कस किया, पीछे लास्ट उसमें जो 2-3 टेक्निक डिस्कस की, उसमें इसका मतलब ये होता है जो चीज़ सेम और वो चीज़ इसके लिए भी हो रहा है, जो यूजेज इस वाली टेक्निक के लिए वो यूजेज इसके लिए, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, बार बार आपका और अपना समय बचाने के लिए। ठीक है, तो टाइम आउट में एक्सक्लूजनरी मतलब होता है उसको हम बाहर कर देंगे, उसके निगाहों से उसके सामने नहीं होगा। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा शोर करता है, बहुत तेज चिल्लाता है और कंटिन्यूस चिल्लाता रहता है, बिल्कुल वो इससे क्या होता है कि बच्चा को आप क्या कर सकते हैं, हम कोने पे तो बिठा नहीं सकते, अगर कोने पे बिठाएंगे क्या पता वो बहुत तेज चिल्ला रहा हो, क्योंकि एक बच्चा क्या करेगा इस वाले बिहेवियर में, इस वाली टेक्निक में क्या होगा, बच्चा क्या कर रहा है, उसका उल्टा रिप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या मान लो चुपचाप बैठा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है, तो हम टाइम आउट को करेंगे। हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है, टाइम आउट में नॉन एक्सक्लूजनरी और एक्सक्लूजनरी कब यूज करना है। नॉन एक्सक्लूजनरी तब यूज करना है, मतलब कि उसके सामने से हटना, जैसे कहते हैं उसके सामने ही दिखाना, वो तब यूज करना है जब बच्चा इतना हाइपर ना हो। ठीक है, बच्चे को रियलाइज हो, बच्चा इतना एक्टिविटी को ज़्यादा ठेस ना पहुंचाता हो, इन्वायरमेंट को ज़्यादा, जो हम इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंट है जहाँ हम उसको पढ़ा रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को ज़्यादा ना ठेस पहुंचाता हो, तो हम इसमें हम सिट एंड वॉच यानी कि उसको बैठा देंगे कमरे के कोने में, कमरे के इन्वायरमेंट के पास ही। यहाँ पे क्लासरूम भी हो सकता है और घर पे भी हो सकता है, इसलिए इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से आप समझ जाइएगा कि मैं अगर क्लासरूम, यहाँ पे मैंने लिखा है ना क्लासरूम जो लिखा है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लासरूम लिखा होगा, तो क्लासरूम जैसे ये लिखा है मैंने क्लासरूम से मतलब है हमारा इन्वायरमेंट। देखो ये जो क्लासरूम मैंने लिखा है, और जो एग्रेशन के लिए यूज होता है टेंट्रम जो वर्ड है ये है गुस्से के लिए, जलजलाहट, झिड़झिड़ाहट जिसे कहते हैं, झड़झड़ाहट। ठीक है, ये झड़झड़ाहट हो गया, गुस्सा हो गया। नॉन कंप्लेंस यानी सम्मति होनी चाहिए, यानी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि पेरेंट्स लोगों को हम कुछ ऐसा कर रहे हैं उस बच्चे के साथ कि बिल्कुल ही गलत हो, मतलब नॉन कंप्लेंस होना चाहिए, मतलब ये इन्वायरमेंट को महसूस होना चाहिए। उसके एग्रेशन यानी उसके गुस्से और भाव, ऐसा भाव है इसके कि मतलब बहुत गुस्से वाला, एकदम एग्रेसिव है बच्चा, तो उसको यूज़ कर, उसमें ये यूज़ होता है हमारी ये वाली टेक्निक। और टाइम आउट की जैसे मैंने बताया कि टाइम आउट में हम बच्चा जब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम टाइम आउट को यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे, ये हमें देखना है बच्चे की क्या एक्टिविटी है। आओ हम लास्ट की 3 एक्टिविटी जो बची है, 3 या, तो फ्रेंड्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं 5 मेथड, और आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें 3 मेथड और है, 3 इंटरवेंशन और है, जिसमें है एक्सटेंशन, ओवर करेक्शन और ओवर करेक्शन रेस्ट्रिक्शनल। आओ समझते हैं। एक्सटेंशन यानी लुप्त होना, विलोपन होना। विलोपन मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि यदि कोई चाइल्ड ऐसा बिहेवियर करे, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ है कि द चाइल्ड विल बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड। इसमें चाइल्ड को हम कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसी भी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे मान लो वो फॉर एग्जांपल कि वो हंस रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, और या फिर वो बहुत ज़्यादा गुनगुना रहा है,
या बहुत ज़्यादा हल्का सा स्क्रीमिंग कर रहा है, पर वो स्क्रीमिंग किसी को परेशान नहीं कर रही है। ध्यान रखना, ये कंप्लेन नॉन कंप्लेंस होना चाहिए कि किसी को कंप्लेन में ना आए वो बिहेवियर। आप समझ सकते हो नॉन कंप्लेंस का मतलब, ठीक है। मैं पहले भी अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में। तो इसमें क्या है कि बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, जिससे कि उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे इग्नोर करा जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो बच्चा क्या करेगा, उस बिहेवियर को कम करने की कोशिश करेगा या अगली बार नहीं करेगा, ठीक है। बच्चे के आईक्यू पे भी डिपेंड करता है और हमारे हैंडलिंग करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। और मैंने जैसा बताया कि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना है, बच्चे को मोटिवेट भी करना है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब तक वो व्यवहार अच्छा ना करना शुरू कर दे या अच्छा करना शुरू कर दे, तभी हमें इस चीज़ को एक्सटेंशन वाले मेथड को यूज़ करना है। फिर इसको धीरे धीरे कम कर देना है। इस मेथड को फिर यूज़ नहीं करने का, जब बच्चा एप्रोप्रिएट बिहेव करने लग जाएगा तो हमें यूज़ नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। फिर हमें बच्चे को रिवार्ड भी देना है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा बिहेवियर करा, उसे तुरंत रिवार्ड दे। जैसे मैंने रिवार्ड के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, जाके आप देख लीजिए, तो उससे आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के रिवार्ड होता है, कैसे मोटिवेट करना है बच्चे को, ठीक है। तो अब आता है ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन में मैं बताऊँ, बच्चे को हम वो काम बार बार कराते रहते हैं जिससे कि बच्चा उस एक्टिविटी में कोई गलती दोबारा से ना करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चा ए गलत लिख रहा है, ABCD, या कोई वर्ड गलत लिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिपीट करवाते हैं। जैसा कि हमारे प्राइमरी क्लासेस में मैं कराते थे। टीचर्स लोग हमको स्पेलिंग गलत कर देते थे, लॉयन की कर दी, काइट की कर दी, या बिकॉज की कर दी, तो क्या करते थे, वो स्पेलिंग को 20 बार लिखवाते थे और हम उसको लिखते भी थे। तो उससे क्या पता लग जाता था कि हमें क्या गलती का अंदाजा भी होता था, हम इतनी बार क्यों लिख रहे हैं, हमें तो 10 बार में लिखने में याद हो रहा है, फिर भी टीचर हमें 20 से 25 बार लिखवा रहा है, जिससे कि हम ये गलती आगे कभी फिर ना करें, ठीक है। ये चीज़ होती है, हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करने से पहले हमारे दिमाग में रहेगी, हम उस स्पेलिंग को ढंग से देख के आएँ, ठीक है। ये ओवर करेक्शन हमारे टाइम पे चला आ रहा है। जैसे मैंने बताया, हमारे ये मेथड्स पहले भी चले आ रहे हैं, पर टेक्निकल टर्म नहीं पता लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ करानी। और मैं सबसे एग्जाम्पल दूँ, वेलकम फिल्म जो अक्षय कुमार की और नाना पाटेकर, अनिल कपूर जी की, जिसमें लीडिंग रोल लिया है, तो उसमें क्या है कि उसमें वो क्या करता है, मैं आपको सीन ध्यान दे आऊँ प्लीज़, ये मूवी आप देख सकते हैं अगर आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने वैसे एग्जांपल दिया है कि उसमें क्या होता है कि वो है ना, वो आता है एक अनिल कपूर को, उसके साथ में वो आते हैं लोग, कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कहता है ये गुब्बारे क्यों फैला रहा है, कहता है गुब्बारे इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इसने साहब जी के बर्थडे पे गुब्बारे गलत फुला दिए थे, और सारे गुब्बारे पिचके हुए फुलाए थे, इसलिए इसको 1 साल तक गुब्बारे फुलाने की सजा दी है, जब तक वो अच्छा गुब्बारा ना फुला दे। देखो ना, एक्टिविटी एज ए कॉन्सिक्वेंस, जब तक वो नतीजे पे ना आ जाए, ठीक है। और ये कहता है ये सबको सलाम, कहता है ये कौन सा, कह रहा है ये सबको सलाम कर इसलिए कर रहा है क्योंकि एक बार ये साहब को सलाम करना भूल गया था, इसलिए सबको सलाम कर रहा है, अगली बार सलाम करना ना भूले। तो ये हो गया ओवर करेक्शन, जिसे कहते हैं पॉजिटिव वे में ले जाना, ठीक है। पॉजिटिवली उसको हम कर देंगे, जैसे नॉर्मल वे है। अब आता है दूसरा ओवर करेक्शन रेस्टिट्यूशन, जिसमें हम कहते हैं पुनर्स्थापना या क्षतिपूर्ति। अब क्या होता है, जैसा हम आपको पता है कि हम कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे हमारा तो साथ हो भी रहा है और दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति के तौर पे काम करवाते हैं। जैसे क्या, जैसे एक बच्चा एक ज्योमेट्री बॉक्स से लेकर पेंसिल से लेकर काम कर रहा है, उसे गुस्सा आ गया, एग्रेशन आ गया, उसने क्या करा, गुस्से में आके वो पेंसिल फेंक दी, और या वो पूरा ज्योमेट्री का सामान फेंक दिया। तो हम क्या करेंगे, उस ज्योमेट्री के सामान के साथ साथ उसको तो रखवाएंगे, जितना भी ज्योमेट्री का सारा सामान है वो भी उसी से रखवाएंगे। इससे कहेंगे ओवर, जिसमें बताया ना मैंने, चाइल्ड मस्ट कंप्लीट एक्टिविटी, कोई ऐसा काम with must restore its original state by above and beyond state in which environment was before। यानी जो environment से पहले था उससे पहले की कंडीशन के साथ लाके उसे दोबारा से रिस्टोर करवाएं। यानी कि ऐसा कि अगर उसने वो गलत कर दिया, जैसे मान लो उसने कोई दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, एक तो दरवाज़ा बंद करवाएंगे, साथ में और भी क्लासेस का दरवाज़ा बंद करवाएंगे, ठीक है। ये चीज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई क्या होगा, तुमने किसी का नुकसान कर दिया, तो आप क्या करोगे, नुकसान हुआ आपका 5 रुपये का, या आपने उसका कोई सामान तोड़ दिया, तो आपने उस सामान का कॉस्ट दिया, उसके साथ आपने और भी कॉस्ट दी जिससे उसका और नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। यानी कंपनसेट करते हैं हम उसको, कहते हैं ना हम आपका कंपनसेट कर देंगे, वो नुकसान हुआ उसकी तो पूर्ति होगी, प्लस जो आपका मेंटली फिजिकली जो भी हरासमेंट हुई है उसका भी नुकसान करेंगे, जैसे कोड वगैरह दिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें बच्चे को वैसे ही करना है कि बच्चे ने मान लो कोई
पेंट काम कर रहा हो, पेंट क्या करा उसने नीचे फेंक दिया, तो हमने क्या करा, उसका पेंट तो साफ कराया ही कराया, साथ में पूरी क्लास में उससे पोछा लगवाया या उससे पूरे क्लास से डस्टिंग करवाई, जिससे कि उसके दिमाग में ये रहे कि मैं अगली बार ये काम करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में रहेगी कि वो ये काम ना करे। एक्सटेंशन में मैंने आपको बताया कि इग्नोर करने से काम चल जाएगा, और इग्नोर पर यह ध्यान रखना, इसमें एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, वो ये कि इग्नोर वही बिहेवियर करा जाए जो नॉन कंप्लेस, यानी कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट आसपास फेंक रहा है तो आप उसमें इग्नोर नहीं कर सकते उसे, उसमें आप ओवर करेक्शन या ओवर करेक्शन रेस्टिट्यूशनल ही लेंगे। ऐसा व्यवहार जो किसी आसपास को ना नुकसान दे रहा हो, जैसे बच्चा किसी के नोच कर रहा है, बाइट कर रहा है या उसके कपड़ों को छेड़ रहा है, तो इसमें हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? इससे दूसरा बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, इससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसमें हम इग्नोर नहीं ले सकते हैं। हमें इग्नोर तभी लेना है जब से कोई इन्वायरमेंट या कोई पार्टिकुलर बंदे को नुकसान ना हो रहा हो। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है, और ये बच्चे के IQ को देखकर भी करनी है, और फिर हैंडलिंग करने का आपको तरीके को देखना है। आपको थोड़ा कॉमन सेंस से भी काम लेना है कि किस प्रकार हम बच्चे से काम करवाएं या करें। ठीक है, और ओवर करेक्शन में तो आपको सिंपल है, बहुत सीधी सी चीज़ है। ओवर करेक्शन हम हमेशा से करते आ रहे हैं अपने प्राइमरी सेक्शन में, और ये वाला पार्ट है ओवर करेक्शन रेस्टिट्यूशन, इसमें हम बच्चे को करवाएंगे। पर ध्यान रखना है, बच्चे का लेवल भी देखना है। ये नहीं कि बच्चे को हमने काम दे दिया और उससे डस्टिंग करवा दी, उससे पता डस्टिंग आती नहीं, मान लो उसने कपड़ा लेके पूरा उस साफ करने की जगह और गंदा कर दिया, तो हमें उसको तरीके से करवाना है। ठीक है, तो ये तो हमारे जो मेथड्स हैं हुए बिहेवियर मैनेजमेंट के, ये मेथड हो गए। और मैंने आपको पहले बताया बीटिंग तो हमारे लाइन में है ही नहीं, आपको बीटिंग नहीं करनी है, बच्चे को मारपीट डराना धमकाना नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो ये तो मेथड्स हो गए जो मैंने आपको समझाए। और ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे को हमें मोटिवेट भी करना है। अगर कोई बच्चा एकदम से इन मेथड के थ्रू अगर कोई अच्छे बिहेवियर पे आता है तो मुझे तुरंत रिवार्ड करना है, चाहे वो सोशली करें चाहे प्राइमरी करें। मैंने रिवार्ड्स की वीडियो पहले ही बना रखी है, मोटिवेशन की वीडियो, प्लीज़ जाकर देख ले जिन्होंने नहीं देखी है, तभी मेरी आगे की वीडियोस आपको समझ में आती रहेंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें आपको। ठीक है, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने इन 3 मेथड जो 5-8 मेथड डिस्कस करें उनको अपने लाइफ में लागू करें, और बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए लागू करें, और देखें कि हाँ व्यवहार में क्या चेंज आ रहा है। और इन मेथड्स को यूज़ करने से बहुत अच्छा चेंज आता है, बहुत जो एक डिज़ायरेबल चेंज चाहते हो आप बच्चे के अंदर आता है, वो डिज़ायरेबल गोल की तरफ पहुंचता है, क्योंकि बिहेवियर को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये, और इसके बावजूद यदि किसी पेरेंट्स को या एजुकेटर्स को या इवन स्पेशल एजुकेटर को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में करें। मेरे दिव्यांगजन ट्यूटोरियल चैनल का नाम है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे ज्वाइन कर ले, और मुझसे जो भी डाउट पूछ ले पेरेंट्स लोग, मैं हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, प्लीज़ एक बार आप मुझे मौका दें, मैं आपको जरूर करूँगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पेरेंट्स को भी शेयर करें जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं। मैं आगे और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये वाला जो बिहेवियर है रेस्टिट्यूशन वाला, ये ADHD मैं बनाऊंगा अभी आप आगे वीडियो ऑटिज्म पे। तो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये उन बच्चों के लिए जो काफ़ी हाई है, हाइपर एक्टिव है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए कराया जा सकता है रेस्टिट्यूशन और ओवर करेक्शन। इसमें आप एक्सटेंशन का यूज़ नहीं कर सकते ADHD बच्चों के लिए, क्योंकि ADHD बच्चा बहुत हाइपर होता है और वो पूरी क्लास को उठा के रख लेता है या पूरे इन्वायरमेंट को आसपास उठा के रख लेता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप बच्चे पे काम कर पाओगे। हमें हर बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे का क्या लेवल है, करंट लेवल जानना चाहिए, और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, बच्चे के लेवल IQ को देखकर और उसके एनवायरनमेंट को देखकर आपको काम करना है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।